बच्चों, कैसे हैं? आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अपन ने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 पार्ट 2 में। आयनिक रेडियस भी हमने कंप्लीट कर लिया था एटॉमिक रेडियस पार्ट 1 में। 26 मिनट या 25 मिनट से देखिएगा, 15 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया था। बट एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस रह गए थे और कुछ वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैंने ये वापस से वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आयनिक रेडियस क्या होती है, पहले तो आप ये बताएं। आयनिक रेडियस होती है कि आयन की रेडियस, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। आयन एटम से बनेगा, एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब आपको आयन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो आयनिक रेडियस क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outermost shell of an ion। ठीक है, इस outermost shell में क्या होगा? containing electron, definitely containing electron। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और जिस पॉइंट तक ये न्यूक्लियस अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, वो मतलब कहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस आयन का, इस न्यूक्लियस के अराउंड कहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो कैसे पता चलेगा? जहां तक ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो वो भी हम आयनिक रेडियस बोल सकते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आयन दो टाइप से बनते हैं, या तो बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन इज फ्रॉम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनेगा? आयन से, सॉरी एटम से कैसे बनेगा? बाय लूज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आप डिटेल्ड वीडियो के लिए एटॉमिक रेडियस पार्ट 1 देखिएगा 25 मिनट से, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक शॉर्ट लेके मुझे क्वेश्चंस कराने हैं इसलिए वीडियो बनाए। ठीक है, लूज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Na है, Na 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये अपना क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब ये एटम है, ये कैटायन है। ठीक है, और F गैसियस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनेगा? F माइनस गैसियस, दैट इज गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डेफिनेटली ये एटम है, ये एनायन है। ठीक है, यहां तक समझ में आती होगी कहानी। ठीक है, इज इट विजिबल टू यू? नो, जस्ट अ मिनट। या इट्स विजिबल, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये इनमें प्रोटॉन दोनों में सेम है। ठीक है, Na और Na प्लस में। इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। जैसे 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल में, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो P/E रेशियो क्या हो रहा है? ये P/E रेशियो 1 था, ये P/E रेशियो बढ़ रहा है एटम से कैटायन में। P/E रेशियो बढ़ रहा है मतलब कम इलेक्ट्रॉन बचे हैं। प्रोटॉन्स तो उतने ही है फोर्स लगाने वाले, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, लेकिन अब एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट होगा, मतलब जेड इफेक्टिव, वो ज्यादा फेल्ट किस में होगा? कैटायन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। सपोज टू बी हम आउटर मोस्ट शेल पे काउंट कर रहे हैं 1s2 2s2 2p6, तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए? कम रह गए ना। तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम हो गया। और प्रोटॉन पहले 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, उन 11 इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी था, अब 10 ही इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है और 11 प्रोटॉन उनको खींच रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ के साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इज इट क्लियर? यहां पे सेम स्टोरी है, बट यहां पे क्या होगा? यहां पे प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन कितने? 9 10। P/E रेशियो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है जब हम एटम से एनायन की तरफ जा रहे हैं। तो P/E रेशियो, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है। पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन था, अब मतलब आउटर मोस्ट शेल पे अंदर के 9 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, अंदर वाले पे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? गॉस-स्लेटर्स रूल में अपन ने पढ़ा था। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन क्या हो रहा है? घट गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो घट गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब उन प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, लेकिन यहाँ 9 प्रोटॉन कितनों को खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम फील होगा, कम फील होगा तो क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एनायन, कैटायन की रेडियस सबसे कम होगी, फिर एटम की रेडियस और फिर एनायन की रेडियस। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? तो कैटायन की रेडियस कम है, देखो साइज डिक्रीज कर रहा है कैटायन का, जैसे I प्लस है, ठीक है, I है और फिर I माइनस है, और एनायन की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है क्योंकि जेड इफेक्टिव घट रहा है, तो I प्लस I माइनस, ये है कैटायन और एनायन, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, और अच्छे से आप उसमें देख सकते हैं। मेन पार्ट क्या था इसको पढ़ने का वो मैं आपको बता देती हूँ, वापस से पढ़ने का। एक्चुअली आपको ही पता ही होगा कि अगर मैं मैंगनीज 2 प्लस, मैंगनीज 3 प्लस, मैंगनीज 5 प्लस, मैंगनीज 7 प्लस लूंगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है सेंट्रल मेटल एटम पे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन तो सब जगह सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो P बाई रेशियो बढ़ रहा है, मतलब जितने न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे लगना चाहिए वो सबसे ज्यादा इस पे लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है रिपल करने के लिए। क्लियर है? तो साइज क्या होगी, डिक्रीज, साइज क्या होगी, डिक्रीज, तो साइज का ऑर्डर ये रहेगा, तो साइज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, जेड इफेक्टिव बढ़ा, इस पे जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज क्या हो गई, कम हो गई, या ये कह सकते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ा या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होते गए, कम होते गए, तो उस इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इतने प्रोटॉन्स को बस इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को संभालना है। यहाँ पे मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 को संभालना है, यहाँ 25 23 को संभालेंगे, 25 यहाँ पे 18 को संभालेंगे, तो 25 18 को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फेल्ट करेगा, वैलेंस शेल ज्यादा फेल्ट करेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इनके इनवर्स है साइज। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसी तरीके से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस साइज का ऑर्डर, लेड 2 प्लस, लेड 4 प्लस साइज का ऑर्डर, कॉपर +1, कॉपर 2 प्लस साइज का ऑर्डर, ये सब साइज के ऑर्डर। क्लियर है? साइज Fe का ज्यादा होगा, फिर Fe+2 का, फिर Fe3 प्लस का सबसे कम, लेड 2 प्लस का साइज ज्यादा होगा लेड 4 प्लस से, कॉपर +1 का साइज ज्यादा होगा कॉपर +2 से। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी एक मैंने नाम लिया था, ठीक है, वो क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इज इट क्लियर? जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट हो गया, जैसे N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, ठीक है ना, C4 माइनस भी ले सकते हैं आप, ठीक है, और N3 माइनस, O2 माइनस, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, Na प्लस, नियॉन नहीं लिया है मैंने क्योंकि नियॉन के लिए हम वॉन्डरवॉल रेडियस काउंट करते हैं, वो कभी भी बॉन्डेड स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको, नॉन बॉन्डेड एटम्स रहेंगे, नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए हमेशा वॉन्डरवॉल रेडियस काउंट करेंगे। तो इनर्ट गैसेस के लिए ना मेटेलिक रेडियस डिफाइंड है ना कोवेलेंट रेडियस, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वॉन्डरवॉल रेडियस। आज ये भी बताएंगे, अभी रुक जाओ। Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये बता चुकी होंगी मैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भाई बताओ, 7 6 8 9, 10वां गायब हो गया, 11वां 12वां 13वां। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 में 4 ऐड किए, 7 में 3, 8 में 2, 10, 11 में 1 उड़ा दो, 12 में 2 उड़ा दो, 13 में 3 उड़ा दो।
अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स संभालना सबको 10 ही है, लेकिन जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। तो पी बाई ई रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगी, साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये तेरा प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, बहुत अच्छे से संभाल लेंगे तो अपना फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो पास में आ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फेल करेंगे क्योंकि प्रोटॉन अच्छा खासा है नंबर, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर साइज का ऑर्डर पूछा जाए तो साइज का ऑर्डर ये आएगा। ठीक है, इन सब के लिए आयनिक रेडियस आप लिख लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए लिथियम और मैग्नीशियम में बात करेंगे, उसकी कोऑर्डिनेशन अंदर। क्लियर, यहां तक समझ आया? क्लियर है? ऐसा ही आप उसके साथ भी कर सकते हो, P3 माइनस सल्फाइड H2 माइनस क्लोराइड K+, नेक्स्ट मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम 2+, ठीक है, और स्कैंडियम 3+। तो ये इस तरीके से आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बात कर सकते हैं। क्लियर? अब मैंने जो ये आज का लेक्चर क्यों इंट्रोड्यूस किया है, एक क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है आयनिक साइज का ही। अरेंज द फॉलोइंग अनायंस, अरेंज द फॉलोइंग अनायंस in increasing order of ionic size। क्लियर? जैसे H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, चारों पांचों को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक लाइन। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई भी बच्चा ये कह देगा मैडम ये नॉन मेटल्स, ठीक है, और हाइड्रोजन तो टॉप ऑफ द सीरीज आता ही है, ठीक है, तो आप इन सब के लिए तो इसके लिए सब एनायंस हैं, तो टॉप टू बॉटम अगर हम इसमें बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो इन चारों का तो ये पता है। क्लियर? और H माइनस तो फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड पीरियड का तो डेफिनेटली सेकंड पीरियड की साइज सेकंड पीरियड में साइज बड़ी होती है, थर्ड पीरियड में और बड़ी, तो ऐसे कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। दिस इज द रॉन्ग। एक्चुअल में जब आप हाइड्रोजन पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो आपको H माइनस की साइज दे रखी है, और अगर आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की साइज दे रखी है। तो एक्चुअल में ऑर्डर ये है, ध्यान से लिख लो पहले, फिर मैं बताती हूँ कैसे है। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, H माइनस, I माइनस, यहां आएगा H माइनस। डेटा आप कंफर्म कर सकते हैं, हाइड्रोजन एनसीईआरटी, ठीक है, और पी ब्लॉक एनसीईआरटी। इज इट क्लियर? कैसे है मेरी बात ध्यान से सुने। प्रोटॉन देखें और इलेक्ट्रॉन देखें। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? 9, 17। क्लियर? और दिस इज 35, ठीक है, दिस इज 53 एंड दिस इज 1। प्रोटॉन इज 1। इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, 36 क्रिप्टन, ये 2 हीलियम हो गया, और ये रिजेनन। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनका P बाई ई रेशियो अगर आप देखोगे तो P बाई ई रेशियो कितना है? 9/10, 17/18, 35/36, 53/4, ऑलमोस्ट 1 है ये चारों, ये ऑलमोस्ट 1 है, 1 है, 1 है, 1 है ऑलमोस्ट, और ये 0.5 है P बाई ई रेशियो। इज इट विजिबल ना? हाँ, इज इट विजिबल? ठीक है, तो P बाई ई रेशियो कितना है? 1 है सबका, और इसका क्या है? 0.5 H माइनस का। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा था हाइड्रोजन में, बट जैसे H माइनस बना तो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, और पहली शेल है, न्यूक्लियस के पास है, इन इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पा रहा, P बाई ई रेशियो बहुत कम रह गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्स होते इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ते साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे। वो रिपल्शन इतना ज्यादा है कि एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता तो दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, साइज क्या हो गई, बढ़ गई। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो साइज इस वजह से, यहाँ पे तो 9 प्रोटॉन तो संभाल सकते हैं 10 को, 17 प्रोटॉन संभाल सकते हैं 18 को, एक ही बड़ा इलेक्ट्रॉन, जस्ट 35 प्रोटॉन्स हैं, 36, यहाँ पे एक प्रोटॉन है बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए, तो उसे संभाल नहीं पाएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, मतलब दूर चला जाएगा। दूर जाते ही साइज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ब्रोमाइड से भी ज्यादा हो जाएगी। पहली बात तो ये है, पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, arrange the following ions, आज क्या हो रहा है, arrange the following ions in increasing order of their size, easy सा क्वेश्चन है। लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस बोरोन 3 प्लस, प्रोटॉन देखो लिथियम 3 4 5, इलेक्ट्रॉन देखो 3 में से 1 उड़ गया, 4 में से 2 उड़ गए, 5 में से 3 उड़ गए। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिख रहे हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिख रहे हैं पहली बात तो, क्योंकि 3 4 5 लिथियम बेरिलियम बोरोन है, 3 में से 1 उड़ा, 4 में से 2 उड़ गए, 5 में से 3 उड़ गए। क्लियर है? अब पी बाई ई रेशियो देखो, 3/2 1.5 2 2.5, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो 2 को ही खींचना है, लेकिन अंदर का चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, तो खींचने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते ही क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। रिपल्शन तो कांस्टेंट है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में है, सिग्मा तो कांस्टेंट है, जेड बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसकी साइज सबसे कम, इसकी साइज ज्यादा, क्योंकि पी बाई रेशियो बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसकी साइज कम, इसकी साइज ज्यादा। क्लियर है? लिथियम प्लस की साइज ज्यादा, बोरोन 3 प्लस की साइज कम। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पीरियडिक टेबल में एस ब्लॉक में मेटल, डी ब्लॉक में मेटल्स, एफ ब्लॉक में मेटल्स, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैसेस, सब कुछ। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स के लिए आप मेटेलिक रेडियस भी, ठीक है, आपको अलग से जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे एस ब्लॉक, ठीक है, तो उनमें लिखा हुआ है इस ब्लॉक में कि मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस भी लिखा हुआ है, मेटेलिक रेडियस भी लिखा हुआ है। तो मेटेलिक रेडियस भी मेजर कर सकते हो, इसकी कोवेलेंट रेडियस भी मेजर कर सकते हो। कोई बच्चा बोले मेटल्स की कोवेलेंट रेडियस कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। और जस्ट लाइक दिस, दिस इज द शेयरिंग। क्लियर? पार्शियल ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और इस तरीके से आपकी कोवेलेंट बॉन्ड को आप कोवेलेंट रेडियस को आप ये बताते हो। ऐसे ही पढ़ाया था, एटॉमिक रेडियस पार्ट 1 पढ़ो, ठीक है। तो ये कोवेलेंट रेडियस है, तो ये मेटल तो किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस में होते हैं, तो मेटल्स तो समझ में आया। तो जब ये किसी सॉलिड स्ट्रक्चर में होंगे, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में होंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉलिड स्टेट पढ़ो 12th में फिजिकल केमिस्ट्री। 11th का बच्चा सिर्फ ये समझो कि ये मेटल्स की डिफरेंट क्या होंगी, स्ट्रक्चर्स, पैकिंग होगी, बीसीसी होगी, एफसीसी होगी, एचसीपी होगी। तो डिफरेंट पैकिंग की वजह से इनकी मेटेलिक रेडियस काउंट होगी, क्योंकि मेटल पास होंगे। क्लियर? इससे एक और चीज बोलना चाहती हूँ, अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों न्यूक्लियस है, ठीक है। इनमें लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, जो कि फ्री होते हैं। तो ये उस थिन फिल्म से ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्टेड है और ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्टेड है, इसलिए ये दोनों पास है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो दूर दूर हो जाते, नॉन बॉन्डेड स्टेट जैसे इनर्ट गैसेस में होती है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये भी अट्रैक्टेड है, ये भी अट्रैक्टेड है, तो पास पास हो गए। शेयरिंग किस में हुई? कोवेलेंट में। तो कोवेलेंट रेडियस क्या मेटल्स के लिए काउंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इन केस ऑफ जब वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पे। अधिकतर हाई टेम्परेचर पे आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हुए मिलेंगे, तो तब आप कोवेलेंट रेडियस भी उनकी निकाल सकते हो। मेरा मेन पर्पस आपको बताने का ये है कि उनकी कोवेलेंट रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। इवन कई स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स में पूरे पीरियोडिक टेबल की कोवेलेंट रेडियस ही दे रखी है, तो चाहे कोवेलेंट रेडियस हो, मेटेलिक रेडियस हो, और इसकी वॉन डेर वाल रेडियस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में। ये तो बॉन्डेड है, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की हम क्या करेंगे? वॉन डेर वाल रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं मेटल्स की। नॉन मेटल्स की मेटेलिक रेडियस की तो बात नहीं करेंगे। नॉन मेटल में कोवेलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई से भी दो नॉन Cl2 की वॉन डेर वाल रेडियस काउंट करते ही हैं Cl2 में, सॉलिड स्टेट में नॉन बॉन्डेड एटम्स में, ठीक है। तो वॉन डेर वाल रेडियस भी काउंट कर सकते हैं नॉन मेटल्स में। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। और अगर हम इनर्ट गैस की बात करें तो ओनली वॉन डेर वाल रेडियस। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना, तो जब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन आएगा ना, उसके आगे मेटेलिक रेडियस नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एटॉमिक रेडियस। डेटा देखोगे तो एटॉमिक रेडियस लिखा होगा। दैट एटॉमिक रेडियस इज वॉन डेर वाल रेडियस। इज इट क्लियर? समझ आता है यहां तक? दूसरी बात, अब मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हमने एटॉमिक साइज के फैक्टर्स पढ़े थे। उन फैक्टर्स में एक फैक्टर और ऐड करना, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या ऐड करना? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है आयनिक लैटिस में भी, ठीक है, और मेटेलिक लैटिस में भी क्या होगा? एक एटम जो है, एक एटम वो पता नहीं कितने एटम से गिरा हुआ होगा। 6 से गिरा हुआ हो सकता है, 4 से गिरा हो सकता है, 8 से गिरा हुआ हो सकता है, 12 से गिरा हुआ हो सकता है। जैसे Na+ है तो 6 Cl- से गिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6, ठीक है, आयनिक में। और नॉर्मल मेटल में दूसरे एटम्स कितने हैं? दैट डिफाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके नेबरिंग एटम्स कितने, हाउ मेनी नेबरिंग एटम्स आर प्रेजेंट, क्लियर है? तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होने का मतलब उनका सॉलिड स्ट्रक्चर अलग अलग है। कोई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसका मतलब उनकी साइज अलग अलग होगी। तो एटॉमिक साइज एक और चीज पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। क्लियर है? हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और एनसीईआरटी में ये सब क्यों पढ़ा रही हूं वो सुनो। एनसीईआरटी में और क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए, लिथियम की साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा बताई हुई है। ये आती है ऑलमोस्ट 153 और ये आती है 143। इज इट क्लियर? 157 मान लो, 152 मान लो, व्हाटएवर, 152 से 157 के बीच में, और ये 143 पिकोमीटर। क्लियर है? तो आपको साइज लिथियम की ज्यादा माननी है एल्यूमिनियम से। चेक दी एनसीईआरटी। क्लियर है? बोरोन फैमिली, और इसमें आप एस ब्लॉक। क्लियर? और मैग्नीशियम की इनसे ज्यादा होती है 160 पिकोमीटर। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना एटम। एक्चुअली लिथियम और मैग्नीशियम में और बेरिलियम और एल्यूमिनियम में इसमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप होता है लिथियम और मैग्नीशियम में, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी, चार्ज टू साइज रेशियो सेम मिलेगा। क्या हो रहा है? लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं तो साइज चार्ज बढ़ेगा, ये +1 है, +2 है, और नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी। इज इट क्लियर? तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। ऑलमोस्ट इनकी आयनिक साइजेस सेम है, एटॉमिक साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। आप देखो 152, 160, ठीक है। और इनकी पोलराइजिंग पावर सेम है लिथियम मैग्नीशियम की। अलग से पढ़ेंगे बेटा, है ना, इस ब्लॉक में। बट अभी कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? सेम चार्ज टू साइज रेशियो, सेम पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? फजांज रूल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट
तो इस वजह से इनकी आयनिक साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें इतना इन डेप्थ नहीं जाना कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बात हुई है। अधिकतर एनसीईआरटी में जो आयनिक की बात कर रही हूं मैं, Li+Al3+Mg2+, तो आयनिक कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 फॉलो किया गया है एनसीईआरटी में, और इनमें अपने को नहीं जाना। आप सिर्फ 152 पिकोमीटर इसकी होती है और इसकी 143 होती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना कि लिथियम मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप होती है और बेरिलियम एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप होती है। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? सेम आयनिक साइजेस, सेम एटॉमिक साइजेस, सेम पोलराइजिंग पावर, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट, एंड सेम चार्ज टू साइज रेशियो। इज इट क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट, तो ये एक बार पूछा गया है कि लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, आपने देखा लिथियम की साइज ज्यादा थी, लिथियम की साइज ज्यादा थी या रियली सॉरी, मैंने जो भी एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इट इज 160 पिकोमीटर बेटा, है ना? दिस इज 152 पिकोमीटर एंड दिस इज 143 पिकोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, अगर मैंने पिछली बार में गलत लिखा हो तो आई एम रियली सॉरी। मैग्नीशियम 160 पिकोमीटर, ध्यान रखना साइज का। ठीक है, लिथियम 152 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम 143 पिकोमीटर। क्लियर है? तो लिथियम की साइज बड़ी है एल्यूमिनियम से, हमें ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? साइज का ऑर्डर ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? समझ में आता है ये चीज? मैग्नीशियम की 160, इसकी 152, 143, एस ब्लॉक और बोरोन फैमिली। इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम की साइज ज्यादा है लिथियम से, नॉर्मल स्टेट में, न्यूट्रल में। बट जब हम आयनिक की बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं, तो इसकी आएगी 76 पिकोमीटर और इसकी आएगी 72 पिकोमीटर। तो लिथियम की साइज भले से ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, इसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसकी साइज ज्यादा होती है और ये आ चुका है। Li+ की साइज ज्यादा होती है देन Mg2+, में ज्यादा अंतर नहीं है। दैट इज सेम आयनिक साइज, सेम एटॉमिक साइज। इज इट क्लियर? 152, 160, फिर 152, फिर 143। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया था, तो दिस करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 76 पिकोमीटर, ये बात ध्यान रखने की है कि लिथियम प्लस की साइज 76 पिकोमीटर होती है और Mg2+ की 72 पिकोमीटर होती है और लिथियम प्लस की साइज ज्यादा है। इज इट क्लियर? समझ आया? यहाँ पे लिथियम की साइज कम दिख रही है, यहाँ पे लिथियम प्लस की साइज ज्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज टू बी आपसे पूछा जाए Na+, Li+, Mg2+, सॉरी गलत लिखा, हाँ, Li+, Mg2+, लेफ्ट राइट जाने पे साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब इनमें साइज का ऑर्डर बताओ। तो आपको ये तो पता है कि Na+, नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होगा, तो Na+ की साइज ज्यादा होगी, साइज का ऑर्डर है। ठीक है, Na+ की साइज ज्यादा होगी लिथियम प्लस से। लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ में डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से ध्यान रखना है कि लिथियम प्लस की साइज ज्यादा है। दिस इज 76 पिकोमीटर, दिस इज 72 पिकोमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ध्यान करो भाई, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यहाँ पे प्रोटॉन 11, 12, 13, इलेक्ट्रॉन 11 में से 1 उड़ा, 12 में से 2 उड़े, 13 में से 3 उड़े, तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली संभाल सकते हैं। तो इसकी साइज क्या होगी? डिक्रीज। तो इसकी साइज इससे ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? और इसकी साइज इससे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना है। 53 पिकोमीटर समथिंग आता है, ये 42 या 43 समथिंग रह जाता है। क्लियर है? याद करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, बट इनकी डायगोनल रिलेशनशिप है, ये डायगोनल रिलेशनशिप है बोरोन, बेरिलियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ में। तो एल्यूमिनियम 3+ डेफिनेटली थर्ड पीरियड एलिमेंट है, उसकी साइज ज्यादा होगी, बेरिलियम 2+ की साइज कम होगी। लेकिन यहाँ पे केस रिवर्स है, यहाँ पे लिथियम प्लस की साइज ज्यादा है मैग्नीशियम 2+ से। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? और आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम की साइज मैग्नीशियम की साइज लिथियम से ज्यादा होती है, 160 पिकोमीटर समथिंग होता है, 152 पिकोमीटर होता है।
और एल्यूमिनियम से छोटा होता है। इज इट क्लियर? जो भी लिखा था क्लियर है? इससे ज्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, ठीक है? अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो एटॉमिक साइज कुछ डिफरेंट आएगी मेटल की। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो मेटल की साइज और डिफरेंट आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ तो मेटल की साइज और डिफरेंट आएगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बट इतना इन डेप्थ नहीं। आप सिर्फ ये ध्यान रखें जो एनसीईआरटी दे रखी है वही मैंने बताई है, उससे ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट कैटायन, स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक कैटायन कौन है? मोनोएटॉमिक कैटायन कौन है? H+। क्लियर है? लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक कैटायन कौन है? Cesium+। क्लियर? यहां से आते हैं हेलिना, की, रब, सेक, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है। तो स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक कैटायन कौन है? H+ एंड लार्जेस्ट मोनोएटॉमिक कैटायन कौन है? Cesium+। ठीक है? स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक एनायन कौन है? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, पता ही है, तो F-। ठीक है? और लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन कौन है? क्लियर है? लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन कौन है? I-, क्योंकि फिर कल बाहर I टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करता है, बट I- से भी ज्यादा साइज है ओल्ड स्टाइल से Te2- का। रिमेंबर इट, इतना सा अंदर है, 220 ही होता है, 221 ही होता है, तो उतना मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, Te2- का साइज, Te2- का साइज सबसे ज्यादा है एनायन में, लार्जेस्ट मोनोएटॉमिक एनायन में। अब कोई बच्चा पूछे नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब और ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई, ठीक है, तो आप बोलो कि लार्जेस्ट लेफ्ट टू राइट जाने पे Te2- I- डेफिनेटली इसकी साइज ज्यादा होगी। जैसे N3- O2- F-, अभी बात करेंगे। जैसे N3- O2- F- की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन 7, 8, 9, इलेक्ट्रॉन 10, 10, 10, ये 7 प्रोटॉन तो कैसे भी 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता। 7 प्रोटॉन, तो इसकी साइज सबसे ज्यादा है। क्लियर है? O2- की साइज F- से ज्यादा है, तो Te2- की भी साइज I- से क्या होगी? ज्यादा। लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं बचा, डिफरेंस ज्यादा नहीं बचा। कोई बच्चा बोले Sb3-, Sb3- नहीं होता है भाई, Sb3+ होता है। नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो Sb3+ मिलेगा, ठीक है? इज इट क्लियर? तो आप बस ये ध्यान रखें, लार्जेस्ट मोनोएटॉमिक एनायन Te2-। क्लियर है? ये चीज समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट, एक ऑर्डर पढ़ाते हैं एटॉमिक रेडियस में, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ लो। ली, ना, की, रब, से, और बेटा मांगे कार, स्कूटर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप इनकी कोवेलेंट, क्योंकि हमने कहा कोवेलेंट रेडियस, अगर Na2, K2, कोवेलेंट रेडियस मतलब दो एटम्स हैं और वो बॉन्डेड हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। मेटेलिक रेडियस मतलब वो मेटल्स है लाइन से, जैसे सॉलिड स्टेट में मेटल्स होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी और उस अकॉर्डिंग उनकी रेडियस डिफाइंड होगी मेटल। तो इनके लिए कोवेलेंट रेडियस, या तो इनके लिए भी कोवेलेंट, इनके लिए भी कोवेलेंट रेडियस ले लो, इनके लिए भी मेटेलिक, इनके लिए भी मेटेलिक ले लो। मैंने दोनों का डेटा चेक करा हुआ है, यही ऑर्डर आता है। आप देखो, सबसे छोटी साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। फिर लिथियम, लिथियम से साइज किसका बड़ा है? अभी देखा था ना, 152 और 160। फिर मैग्नीशियम का बड़ा है, फिर सोडियम का बड़ा है। अब ये उल्टा क्या बना? S, उल्टा क्या बना? S। और फिर कैल्शियम से स्ट्रोंशियम की ज्यादा है, स्ट्रोंशियम से बेरियम की ज्यादा है, इस सोडियम से कैल्शियम की ज्यादा है। क्लियर? तो ये ऐसे, फिर बेरियम से हम आ गए पोटेशियम पे, पोटेशियम से आ गए हम रुबिडियम पे, और रुबिडियम से आ गए हम सीजियम पे। इज इट क्लियर? तो ये उल्टा, यहां पे स्टॉपेज है, ये उल्टा N बन गया। इज इट क्लियर? और ये यहां से जुड़े हुए हैं, ये कैल्शियम है, ये N है। याद करने का तरीका शॉर्ट नोट्स, बट उल्टे बनाना बस। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स।
तो साइज का ऑर्डर है, सबसे छोटी साइज बेरिलियम की, फिर लिथियम की, लेकिन एक ही काउंट करना, वैसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि जिसकी कोवेलेंट इसकी कोवेलेंट ज्यादा है तो इसकी मेटेलिक तो और ज्यादा होगी। क्लियर है? तो सबकी कोवेलेंट रेडियस ले लो, सबकी मेटेलिक रेडियस ले लो, इससे ज्यादा रेफरेंस लोगे ना तो इससे ज्यादा इसकी रेडियस, 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 इससे ज्यादा इसकी, और लास्ट में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी? सीजियम की। तो इस तरीके से बेरिलियम से ज्यादा लिथियम की ज्यादा, फिर मैग्नीशियम की लिथियम से ज्यादा, सोडियम की मैग्नीशियम से ज्यादा, कैल्शियम की सोडियम से ज्यादा, स्ट्रोंशियम की कैल्शियम से ज्यादा, बेरियम की स्ट्रोंशियम से ज्यादा, पोटेशियम की बेरियम से ज्यादा, रुबिडियम की पोटेशियम से ज्यादा, सीजियम की रुबिडियम से ज्यादा। तो उल्टा एस है और उल्टा एन है, शॉर्ट नोट्स, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक मिथ और आपका दूर कर दूं, ठीक है। एक भ्रम और रहता है कि मैडम आपने पढ़ाया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्योंकि शेल तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन उस पे प्रोटॉन बढ़ रहा है एक एक से, तो वो उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही साइज डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन जब हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं ना मैडम, तो इनर्ट गैसेस के लिए तो हम वॉन डेर वाल रेडियस काउंट करते हैं, क्योंकि लिथियम बेरिलियम के लिए तो हम क्या काउंट करेंगे? मेटेलिक रेडियस, है ना, क्योंकि ये मेटल्स हैं, ऐसे मन में। फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन, इनके लिए कोवेलेंट रेडियस, इनके लिए मेटेलिक रेडियस, और लास्ट में नियॉन आता है तो इसके लिए इनर्ट गैस, ये वॉन डेर वाल रेडियस। लेकिन रिमेंबर इट कि ये यहाँ शुरू, और वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में अगर बात करें तो हीलियम की साइज ज्यादा है, इसकी कोवेलेंट रेडियस लोगे आप, और इसकी वॉन डेर वाल रेडियस लोगे तो इसकी ज्यादा निकलेगी। लिथियम और नियॉन में बात करेंगे तो नियॉन की रेडियस ज्यादा निकलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? सोडियम और नेहा, आर्गन में बात करोगे तो आर्गन ज्यादा निकलेगा। लेकिन जब आप पोटेशियम, इसके बाद पोटेशियम आएगा और इसके बाद क्रिप्टन आएगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इनके लिए तो हम मेटेलिक रेडियस काउंट करेंगे, क्लियर है, और इनके लिए हम वॉन डेर वाल रेडियस काउंट करेंगे। अब पोटेशियम की साइज ज्यादा मिलेगी आपको, रेडियस ज्यादा मिलेगी देन क्रिप्टन, और फिर क्या आएगा बेटा लेना कि रुबिडियम की साइज भी ज्यादा मिलेगी जीते से, क्लियर है। जीते रहे, रेडियम की हम बात करते नहीं, इसका डेटा है नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, क्लियर है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे नहीं, तो ये मतलब याद करने की बात है वैसे ये। लेकिन ये बात कहना कि पूरे पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में हीलियम की सबसे ज्यादा होगी, सेकंड पीरियड में नियॉन की सबसे ज्यादा होगी, थर्ड पीरियड में आर्गन की सबसे ज्यादा होगी, रेडियस फोर्थ पीरियड में क्रिप्टन की सबसे ज्यादा होगी, नहीं भाई पोटेशियम की ज्यादा है। फिफ्थ पीरियड में रुबिडियम, ज़ेनन की ज्यादा होगी, नहीं रुबिडियम की रेडियस ज्यादा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की है इतनी, और इसमें हम आयनिक रेडियस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी है उसे हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी एंथैल्पी में डिफरेंस पढ़ेंगे, और फिर उसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। थैंक यू।